हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे आपके पेपर में, सीबीएसई वगैरह में, और इजी है पर कभी कभार कुछ बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए। तो हम इसको इस वीडियो में रखेंगे कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे हम न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, उससे क्या इजी हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आने न्यूमेरिकल ही पेपर में, तो न्यूमेरिकल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आवाज़ आ रही है ना मेरी? तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो, मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो नाम में लिखा हुआ है फ्रैक्शन, तो रेशियो होगा। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना, सॉल्वेंट होता है, ये दोनों मिलके तो बनता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। बाइनरी में अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही चीज़ें होगी, दो ही कंपोनेंट होंगे, तो उसमें से एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। हाँ, और आपके केमिस्ट्री में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही चलेंगे एज फार एज 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न। ठीक है, तो एनीवेज दूसरा टॉपिक है। तो मोल फ्रैक्शन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन बेसिकली, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मतलब, और इसको हम ये भी देख लो, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं मोल फ्रैक्शन को। ये सिंबल है मोल फ्रैक्शन का, कॉमनली नोन ऐसे एक्स जैसा दिख रहा है, तो ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट का मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है वो उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? जिस भी कंपोनेंट का मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन, यानी कि अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में, मतलब जितने भी कंपोनेंट है उन सबका नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles of all the component present in the solution of all the component। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? यस। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन। तो हम इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। समझ आ गया मोल फ्रैक्शन? भाई सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन का अंदर आपके कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। हम जैसे कि मैंने बोला कि 12th में आप बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ोगे, मतलब दो ही कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन पढ़ोगे। तो एक कंपोनेंट सॉल्यूट होगा, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन बोल रहा होगा, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो उन दोनों के मोल्स को मिला के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट नीचे, और ऊपर जिसका मोल फ्रैक्शन बोलना है उस वाले का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बोल लो, डेफिनेशन बोल लो, यही है। इसी पे आपके क्वेश्चंस आएंगे और इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियोस ठीक से देख रहे हो, तो मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं। उसका, जिस भी कंपोनेंट का हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो उसका मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ऐसे करते हैं ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल से आप देख के चलो, अब आपको पता चलेगा कैसे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक मोल फ्रैक्शन आपको निकालना सिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले एक चीज़ सुन लो। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे, मैं भी पेज चेंज कर लेता हूँ, आपसे अगर कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपका एक सॉल्यूट है। कौन से सुनते जाओ, इजी है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसमें आपका एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन का साइन, और हमें किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का। तो मैंने सॉल्यूट लिख दिया नीचे, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना, तो फॉर्मूला क्या था? जिस भी का भी मोल फ्रैक्शन पूछा उसके नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तो यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिनोमिनेटर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस, हमें सब सारे कंपोनेंट का होता है ना डिनोमिनेटर में, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। अब इसका अपोजिट अगर मैं आपसे पूछ लेता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो कैसे होता है, आप खुद ही बताओ। तो मैं ऐसा होता है, यहाँ लिखता है मोल फ्रैक्शन। अब हमें सॉल्वेंट का फाइंड करना है, तो यहाँ सॉल्वेंट लिख देता मैं नीचे, सॉल्वेंट। तो अब ऊपर क्या आएगा, हमें किसका फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, क्योंकि हमें पूछा है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है ना, जिसका पूछा होता है वो न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबका। तो नीचे तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या नीचे वाला क्या किया मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब आपको एक चीज समझनी है कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना सॉल्यूशन में, चाहे एक हो दो हो, जैसे मैं बता चुका हूँ 12th स्टैंडर्ड के लिए आपको सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन यानी दो सॉल्यूशन वाले ही, वो सॉरी दो कंपोनेंट वाले ही सॉल्यूशन आप पढ़ोगे, यानी कि बाइनरी, बाइनरी मतलब टू सॉल्यूशन वाले ही पढ़ रहे हो। तो जितने भी आपके मोल फ्रैक्शन आप कंपोनेंट के निकालते हैं उनको अगर हम सम करें ना मोल फ्रैक्शन को, तो वो 1 आता है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनको जब मैं सम करूँगा तो आंसर 1 आएगा। मतलब बेसिकली मोल फ्रैक्शन ये एक्स की जैसे सिंबल में आता है, तो मैं लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू आती है 1, यूनिटी 1 मतलब यूनिटी मतलब 1। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बोल लो या फिर एक याद करने वाली चीज बोल लो कि आपको जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, अगर आप सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन को आप जब सम करोगे, ऐड करोगे, तो वो 1 के बराबर होगा, यानी यूनिटी के बराबर होगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज 1, या फिर इज यूनिटी। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, ये बात याद रहेगी, द सम ऑफ all the mole fraction of all the component in the solution is unity और 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जितने भी कंपोनेंट हैं, अब यहाँ पर मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके 12th में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन होंगे। तो दोनों कंपोनेंट का मॉल फ्रैक्शन जब आप निकालोगे और दोनों को जब सम करोगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट, एक सॉल्यूट था एक सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूट का मॉल फ्रैक्शन, ये जो मैं येलो में लिखा हुआ है, सॉल्यूट का मॉल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मॉल फ्रैक्शन मिलके क्या बना, 1 बना, ये 1। ठीक है, तो ये 1 होगा इसका आंसर। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उससे आपको चीज़ें और क्लियर होगी। चलिए सब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेसिकली इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब आपको अगर आपने मेरे सारे शॉर्ट्स देखे हैं तो अब वो सारी चीज़ें जो मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन की वो सारी यूज़ होगी इस क्वेश्चन में। क्या, मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी ना, वो इसीलिए बताई थी क्योंकि वो इनमें मोल फ्रैक्शन में, मोलैरिटी में वो सब चीज़ें यूज़ होगी, क्योंकि मोलैरिटी समय आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलार मास करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि इसका हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स किसका कैलकुलेट करना है हमें, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका C2H6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन क्या होता था मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बता रखा है इन्होंने सॉल्यूशन में 20% है इथाइलिन ग्लाइकोल, 20%। तो हम मान लो सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं अज्यूम सॉल्यूशन टू बी, हम ये अज्यूम कर सकते हैं सॉल्यूशन कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं हम, सॉल्यूशन 100 ग्राम का है जिसमें 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन 100 ग्राम का है जिसमें 20 ग्राम है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल आपका 20 ग्राम है, और बाकी 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, सॉल्यूशन में वाटर ही होगा, 80 ग्राम आपका वाटर,
वाटर होता है H2O और इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ लिखा ही है C2H6O2। देखते जाओ। तो यानी कि हमारा मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है ग्लाइकोल का, ईजी लिख लेता हूँ शॉर्ट में ना, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स, तो लिख दिया हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईजी लिख दो शॉर्ट में, कंफ्यूजन नहीं होगी, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, प्लस ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये करना है हमें फाइंड, बेसिकली ये होता है ना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबका भी नंबर ऑफ मोल्स। तो कंपोनेंट सॉल्यूशन में क्या क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या क्या है, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल और 80 ग्राम वाटर। ये हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि बस इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है। 20% मतलब हमने सॉल्यूशन को अगर 100 ग्राम मान लिया तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब 20 ग्राम हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, 80 ग्राम वाटर हो गया। वाटर का हमने वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल का हमने सॉल्यूशन मान लिया। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। दो ही तो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया टोटल। तो बेसिकली जो बॉक्स में है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बस हम कैलकुलेट कर रहे हैं सीधे सीधे। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ये ग्लाइकोल निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आना चाहिए, ये नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स है न्यूमरेटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट का फाइंड करने का तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपोनेंट का फाइंड करने का तरीका है उस कंपोनेंट का वेट, उसका वेट मतलब मास बोल लो, मास अपन उसका मोलार मास। तो हमें किसका, अभी आपने क्वेश्चन में देखा, हमें किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है न्यूमरेटर में, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 20% था, तो हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन के हिसाब से 20 ग्राम हो गया। तो वेट तो हमें मिल गया 20 ग्राम। तो ये ऊपर वाली चीज़ तो मिल गई हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए 20 ग्राम। अब मोलार मास कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इसीलिए तो बता रहा था मैं, सब बेवकूफ़ थोड़ी ना मैं। तो मोलार मास कैसे फाइंड करते हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O6, C2H6O6। तो ये अब मोल, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहा हूँ मैं इसका, तो हमें वेट चाहिए, तो वेट तो पता चल गया 20 ग्राम। मोलार मास कैसे फाइंड करेंगे, तो मोलार मास फाइंड करने की बात ये होती है कि जो भी कंपाउंड है ना, जो भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर क्या एलिमेंट है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो हमें कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ये आपको देखो कुछ बेसिक आपको या तो याद कर लो, या फिर हो सकता है आपको एग्जाम में प्रोवाइड कर दें। अगर नहीं कर दे तो बेसिक के आपको एटॉमिक मास याद होनी चाहिए बेसिक एलिमेंट्स के। जैसे कार्बन का मैं बताता हूँ, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते हो, जो नीचे वाला पार्ट है इसको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते हो, एटॉमिक मास इनटू जितने एटम है। तो एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12, और कितने एटम है 12, कितने एटम है कार्बन के 2, तो 12 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, और कितने एटम है हाइड्रोजन के 6, तो 6 इंटू 1 6, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, जल्दी बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ये O2 होगा, सॉरी O2 ग्लाइकोल का C2H6O2। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, और कितने एटम है ऑक्सीजन के 2 है ना, तो 16 इंटू 2, तो बस ये आ गया मोलार मास। इसको कैलकुलेट कर दो, 12 इंटू 2 24, प्लस 6 इंटू 1 6, प्लस 16 इंटू 2 32। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो गया 30 और 32 62। तो मोलार मास आपका आ गया 62, मोलार मास आपका आ गया 62। ऐसे कैलकुलेट करते हैं मोलार मास, ये मैंने आपको मोलार मास कैलकुलेट करना सिखा दिया। 62 और मोलार मास का क्या यूनिट है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब आपका आ गया मोलार मास 62 ग्राम पर मोल, और वेट तो क्वेश्चन में दे रखा है 20 ग्राम। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास है 20 और मोलार मास है 62, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 62 ग्राम पर मोल।
तो जब आप इसको काटोगे, डिवाइड करोगे 20/62 को, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आएगा आपका 0 पॉइंट, आप कैलकुलेट कर लेना, 0.322। और यूनिट क्या होगी, ये ग्राम से ग्राम गया और ये पर मोल ऊपर जाके मोल हो जाएगा, मोल। तो हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स 0.322 मोल, 0.322। तो ये किसका मिला हमें नंबर ऑफ मोल, ग्लाइकोल का निकाला ना, 20 ग्राम तो ग्लाइकोल ही था। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकाल लेंगे, ये सेम प्रोसेस करके हम नंबर ऑफ मोल वाटर का निकाल लेंगे। ठीक है, चलो मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देख लो, ये सब आपको समझ आ रहा है ना हम क्यों निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल का, और नीचे चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का तो कर लिया, अब हमें वाटर का भी निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम सेम प्रोसेस करके अब नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकालते हैं। चलो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इथाइलिन ग्लाइकोल का तो हमने निकाल दिया, वाटर का भी निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, वेट यानी कि मास, जो भी मास है, अपॉन मोलार मास। तो मास तो हमें पता है वाटर का कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन था, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो बचा हुआ 100 में से 20 गया तो 80 ग्राम क्या हो गया, वाटर। तो मास तो हमें पता चल गया 80 ग्राम। अब मोलार मास वही कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, H2O वाटर का। तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। ये आपको याद होना चाहिए, या फिर आपको हो सकता है पेपर में मेंशन करें। मैं रिकमेंड करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट है सबके आप याद कर लो, जैसे कार्बन का 12 है, अभी हमने प्रीवियस देखा हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। इन सब चीज़ों के आपको याद होनी चाहिए एटॉमिक मास, क्योंकि आपको मोलार मास कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन का वाटर का मोलार मास कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, और कितने आइटम हाइड्रोजन के 2, तो 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, और कितने आइटम ऑक्सीजन के, एक ही है, तो 16 × 1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 × 2 2 प्लस 16 × 1 16, तो इसको 18। तो मोलार मास कितना हो गया 18, किसका, वाटर का मोलार मास क्या आ गया 18 ही आ गया, तो 18 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया ग्राम में। और अब मैं देखो मोलार मास हमने कैलकुलेट कर लिया वाटर का, ये तो अभी यहाँ फॉर्मूले में डाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए, तो 18 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम से ग्राम गया, यूनिट बता रहा हूँ, वो मोल पर जाके पर मोल पर जाके मोल हो जाएगा। तो 80/18 जब आप करोगे तो क्या आएगा आंसर, 4.444। तो 4.444 आपका मोल किसका आ गया, वाटर का। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल भी मिल गया। अब हम अपना मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में डाल के अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आ जाओ जी, अब मैं वापस से प्रीवियस पेज पे जाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या होता है, ये है फॉर्मूला, हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या आया था 0.322, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों कंपोनेंट का सम। तो बस अब हम सीधे इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसी पेज पर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, येलो कलर से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अभी हमने जब कैलकुलेट किया तो कितना आया 0.322। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने 0.322, ये आया था ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सारे कंपोनेंट, तो इथाइलिन ग्लाइकोल 0.322 प्लस वाटर का कितना आया था अभी 4.44, 4.444, ये आया था ना, दिख रहा है आपको, हाँ 4.444। ठीक है, ये बस अब आप इसको कैलकुलेट करो 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका मोल फ्रैक्शन होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का। मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट करना अपने हिसाब से, या फिर एक काम करो मैं क्यों लिखूँ आंसर, आप खुद कैलकुलेट करो क्या आएगा इसका आंसर। बस आपको इसको आप तो मैथ्स ही करनी है, 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब आपकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट कुछ नहीं है, डायमेंशनलेस है। मोल फ्रैक्शन जो होता है ये भी याद रख लो, डायमेंशनलेस है, तो सिर्फ नंबर आएगा। जो भी इसको आप कैलकुलेट करोगे उसका कुछ नंबर आएगा, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे। अच्छा, आप ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, इथाइलिन ग्लाइकोल का। मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पूछा आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बताओ। तो अब ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, नहीं। अब आपने एक का निकाल लिया ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब हम सम करते हैं तो 1 आता है। तो मैं बताऊं इस क्वेश्चन में वैसा होगा, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मैं आपको इसको सॉल्व करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मान लो आ गया 0.932। इसको सॉल्व करके मान लो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.932, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो आप जरूरी नहीं है कि आप वापस से पूरा प्रोसेस करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ये नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट समझाते वक्त कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर मान लो ए प्लस कंपोनेंट नंबर मान लो बी, दो ही कंपोनेंट है, एक क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल है और एक क्या है वाटर है, तो मैंने उनको ए और बी मान लिया। तो इनका जो सम होता है वो 1 होता है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट है, यहाँ तो दो की बात हो रही है, जितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है उनका सम बेसिकली यूनिटी होता है, 1 होता है, अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया। तो एक का हमने मान लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल का भी मैंने मान लिया, बताओ निकाल लिया मोल फ्रैक्शन 0.932। और मैं पूछ रहा हूँ वाटर का क्या है, तो इस वाटर को मान लो मैं x, ये वाटर मान लिया, तो इसका सम होगा 1, ये तो मैं पता है कॉन्सेप्ट से। तो बस हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाटर और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.932। तो बस इसको जो आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 0.932 में मान रहा हूँ कि आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का आ गया। अब आप सॉल्व करके देख लेना क्या आएगा। वैसे मेरे हिसाब से जब आप सॉल्व करोगे तो 0.06 आएगा, ये जो हमने प्रीवियस देखा मोल फ्रैक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं 0. कहाँ गया, ये रहा। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444, इसको जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो मोल फ्रैक्शन आएगा, ये तो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जो भी आप कैलकुलेट करोगे, चलो मैं कैलकुलेट एग्जैक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.068, ये आएगा 0.068 मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया 0.068। तो सिमिलरली जैसे ही मोल फ्रैक्शन 0.068 आ जाएगा आपका, तो उसके बाद आप ये इस वाले कॉन्सेप्ट से आप वाटर का भी निकाल सकते हो कि 0.068 होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का भी मैंने बताया आपको, और वाटर का मिला के यूनिटी होगा। तो 1 माइनस 0.068 जो आप कैलकुलेट करोगे तो वाटर का आ जाएगा 0.932, ठीक है। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है, उन दोनों कंपोनेंट के, मान लो 2 कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को जब आप सम करोगे तो वो 1 होगा। बस कॉन्सेप्ट ये समझने वाली बात है, ये वैल्यूज तो आप निकाल ही लोगे, इसमें मत फंसो। मेन मुद्दा ये है कि जो भी मोल फ्रैक्शन आप निकालोगे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, मान लो यहाँ पर 2 कंपोनेंट थे, एक इथाइलिन ग्लाइकोल था, एक वाटर था, ए और बी मैंने मान लिया, तो इन दोनों का जब मैं मोल फ्रैक्शन ऐड करूंगा तो 1 आएगा। अगर 3 होते तो भी 1 आता, 4 होते 1 आता, इन्फिनाइट होते कंपोनेंट, उन सबका मोल फ्रैक्शन में ऐड करता तो भी 1 आता। ये है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, दिखने में लंबा है, बाकी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ मोल फ्रैक्शन आपको परफेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, आपको मोलार मास निकालना आना चाहिए। ये आपको 2 चीज़ें अगर आपको आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स और मोलार मास निकालना, तो आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दोगे सीधे फॉर्मूले में डाल के। तो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, और अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो मैं और भी बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका मोल फ्रैक्शन।